जय हिंद बच्चों। सुजीत सर एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि यह जो चैप्टर है यह है फिजिक्स का चैप्टर। समझ गए? ये किसका चैप्टर है? फिजिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की परिभाषा को समझ लेते हैं ताकि आगे हमको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फिजिक्स कहते हैं वैसा विज्ञान, यानी भौतिक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत प्राकृतिक, यानी कि कहिए प्रकृति में होने वाली घटना, यानी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। समझ में आ गया? यानी प्राकृतिक घटनाओं का जो अध्ययन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? फिजिक्स, या इसको हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भौतिकी। ठीक है, तो भौतिकी हम लोग कहते हैं इसको। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारा कि फिजिक्स है क्या, यानी फिजिक्स हम किसे कहते हैं। तो अब प्राकृतिक घटनाओं की बात करें तो इसमें से बहुत सारे आते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, हवा, पानी, प्रकाश। ये सारे चीज़ का अध्ययन ही हमें क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। समझ गए बच्चों? तो चलिए अब आगे हम लोग जो आज का चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। वैसे तो किताब में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों साथ साथ दिया हुआ है, तो हम थोड़ा अलग अलग करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहले समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये जो है बच्चों, ये हमारा पहला वीडियो है, ये पार्ट 1 है। इसी तरह कई पार्ट्स में आएंगे, तो आप जो है हर पार्ट्स को देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बच्चों प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ें, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा? प्रकाश। क्या पढ़ना होगा बच्चों? कि प्रकाश है क्या? नहीं, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश क्या है ना? तो देखिए बच्चों, कहता है प्रकाश वह भौतिक कारक है। देखिए यहाँ, चूंकि प्रकाश एक भौतिक घटना है, फिजिक्स की घटना है, इसीलिए इसको भौतिक कारक। भौतिक कारक का मतलब होता है बच्चों प्राकृतिक कारक, जो प्रकृति हमें देती है, ना कि हम बनाए उसको। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों? कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब हुआ कि प्रकृति में जितनी भी चीज हमें दिखाई दे रही है, उसको देखने का प्रमुख कारण क्या है? प्रकाश है ना? नहीं तो आप समझिए, यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं ना, कभी भी संभव नहीं है। इसलिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? प्रकाश की जरूरत है। बात समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब बात आती है कि प्रकाश जो है वास्तव में है क्या। पहले अब हम लोग इसको समझेंगे। तो देखो, वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी एनर्जी होती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है बच्चों?
एनर्जी होती है। बात समझ में आ गया। दूसरा कहते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि प्रकाश जो है हमेशा सीधा रेखा में चलेगा। समझ में आया, ना कि ऐसे ऐसे करके चलेगा, इस तरह से नहीं चलता है। बात समझ में आ गया। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। क्लियर हो गई बात। और उसके बाद है बच्चों, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, कई बार पढ़े होंगे कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन क्या प्राप्त होता है, डी प्राप्त होता है। अब यहाँ सूर्य क्यों आया, एक बात हमारे मन में आता है कि सूर्य का प्रकाश आखिर कैसे आ गया। जब हम पढ़ रहे प्रकाश, तो बच्चों याद रखिएगा कि सूर्य जो है क्या, सूर्य जो है एक प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का। ये क्या है, सूर्य एक प्राकृतिक स्रोत है, किसका, प्रकाश का। बात समझ में आया। कौन सा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का। इसीलिए यहाँ पे हमने सूर्य की बात की। बात समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हम बोले, सबसे पहला बात बोले कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। दूसरा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। तीसरा, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। और चौथा हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि ये जो प्रकाश है, प्रकाश वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है बच्चों, प्रकाश वास्तव में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों, क्योंकि प्रकाश जो चलता है सीधी रेखा में चलता है। बात समझ में आ गया। सीधी रेखा में जो चीज चलती है उसको हम लोग अनुप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है। और अगला एक बिंदु याद रखिएगा बच्चों कि प्रकाश की चाल का मतलब हुआ निर्वात में, ठीक है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश से रिलेटेड कितनी बातें हो गई, देखो 1 2 3 4 5 और 6 बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या, पहला कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। दूसरा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। चौथा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए बात समझ गए यहाँ तक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला जो बात है वो है प्रदीप्त वस्तुएं। जब प्रकाश की बात आई तो जाहिर सी बात है कि जो वस्तु चमकेगा यानी चमकीला होगा, क्या होगा, चमकीला होगा। कुछ वस्तु होगा जो अपने आप नहीं चमकेगा, तो उसी को अब हमें समझना है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तु होती है जो चमकता है अपने आप, यानी जिसके पास स्वयं का ऊर्जा होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उसी को हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। बात समझ में आ गया। चलो देखते हैं परिभाषा। तब क्या हो जाएगा बच्चों, परिभाषा हो जाएगा वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। क्या कहे, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। बिल्कुल आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझ गए होंगे। चलिए जैसे कि मैं बात करें तो आप थोड़ा सा नज़र इधर उधर दौड़ाइए तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला क्या है, सूर्य है। उसके बाद क्या है, तारा है। और जब आप देखेंगे आपके घर में बल्ब जो जलता है वो भी तो अपने से जलता है कि नहीं। तो इस तरह से सूर्य, तारा और जलती हुई बल्ब, ये सारे क्या हो गए, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे ही आप प्रदीप्त वस्तुएं सीख गए तब अप्रदीप्त वस्तुएं भी आप आसानी से सीख जाएंगे। क्यों,
क्योंकि इसका परिभाषा तब हो जाएगा कि वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, है ना, जो उत्सर्जित करते उसको बोलेंगे प्रदीप्त, और जो उत्सर्जित नहीं करते उसे बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि चंद्रमा, है ना, चंद्रमा क्या होता है बच्चों? सूर्य का प्रकाश लेता है और फिर उसको अपने पास रखकर और फिर बाद में वो अपने आप चमकता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट याद करिएगा बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है। अदृश्य मतलब क्या? प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे दृश्य बना देती है। यानी जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है उसे क्या बना देता है? दृश्य बना देता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, नाम से याद रखिएगा, प्रकीर्णन का मतलब हुआ फैलना। बस सीधा सीधा याद रखना है। प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ? फैलना। क्या हो गया? फैलना। जब प्रकाश फैले, कैसे फैले, कब फैले, कहाँ फैले, इसी चीज को यदि हम समझ गए तो प्रकाश का प्रकीर्णन को भी हम समझ जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो चलो सबसे पहले इसको समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, कहता है कि जब प्रकाश की किरण, क्या कर रहा है? जब प्रकाश की किरण छोटी छोटी कणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश की कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरण छोटी छोटी कणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है। अब जो एक टर्म आया अवशोषित, अवशोषित का मतलब हुआ, ठेठी भाषा में बात करें तो सोखना। क्या हुआ? सोखना, यानी अपने अंदर उसको समा लेना। समझ में आ गया? अवशोषित कर लेती है और पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है, तो वैसी घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश की किरण छोटी छोटी कणों पर पड़ती है तो जो कण है वह प्रकाश के कुछ भाग या कुछ मात्रा, छोटा सा मात्रा को अपने अंदर क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, और जब पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखो बच्चों, यहां से ये किरण आ रही है। ठीक है, देखो ये किरण यहाँ से ऐसे आ रही है। यहाँ पे एक कण है ना, ये है प्रकाश जिसको हम लोग कहते हैं लाइट। ये है प्रकाश और ये है हमारा कण। बात समझ में आ गया? ये हमारा क्या है? कण है। अब जब ये प्रकाश इस पर पड़ेगी, है ना, इस पर जब प्रकाश पड़ेगी तो ये प्रकाश क्या करेगा? यहाँ पे ये जमा कर लेगा। क्या करेगा? जमा कर लेगा। और जब ये प्रकाश हट जाए या रहते हुए भी जब ये अपने से जमा करके फिर जब इसको ये अपने से निकाले, क्या? प्रकाश, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। बात समझ में आ गया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा आया कि नहीं आया। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बात समझ में आ गया? तो चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अगला है अब किरण, रे।
किरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे, RAY, रे। कहता है प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। जैसे अभी हम पीछे बनाए थे, इस तरह से लाइन खींचे और इस तरह से एरो दिए, तो यही जो है ना, इस तरह से लाइन खींचकर एरो देना, यही है किरण। क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सीधा किरण खींच रहे हैं ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? किरण। यानी प्रकाश जिस रास्ते पर, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। यानी प्रकाश जिस रास्ते से होकर जाती है, उसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? या दूसरी भाषा में चलें, दूसरी भाषा में कहें तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, देखो ये सरल रेखा है और इस पर जो प्रकाश चलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है बच्चों किरण पुंज। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बीम। क्या कहते हैं? बीम। तो देखो बच्चों, प्रकाश जब चलता है तो एक रेखा में चलता है। जब कई सारी रेखा यानी कई सारी किरणें एक साथ चले तो इसी को हम लोग कहते हैं बीम यानी किरण पुंज। देखो यहाँ पे है प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, यानी कि बीम कहा जाता है। कोई दिक्कत? दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है। चलो अगला टर्म कहता है किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है समझ लेते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम। क्या इंग्लिश में कहेंगे? डाइवर्जिंग बीम। दूसरा है समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज। इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल बीम। क्या कहेंगे? पैरेलल बीम। और उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग बीम। अब जरा सब इसको यदि तुम समझ जाओगे इंग्लिश टर्म तो आसान हो जाएगा। पैरेलल मतलब हुआ समांतर, पैरेलल मतलब क्या हुआ? समांतर। डाइवर्जिंग मतलब क्या हुआ? बदलना। जैसे देखो एक जगह से कई जगह जब रास्ता निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ अपसारी किरण पुंज क्या होगा? जब एक बिंदु से कई सारा जो है किरण निकले तब हम उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। और उसी तरह अभिसारी कहें कन्वर्जिंग। कन्वर्जन मतलब क्या? कन्वर्जन मतलब होता है मिलना। जब कई सारा किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाए, है ना, तब हम उसको कहेंगे क्या? अभिसारी किरण पुंज। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसी का हम लोग परिभाषा करेंगे और फिर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है बच्चों वो देखो ये है ना, तीनों का परिभाषा अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम। क्या है? डाइवर्जिंग बीम। अभी तुरंत हम बताए, देखो वही लिखा होगा यहाँ पे। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है। क्या बोले? वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है, उसे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, उसे हम लोग अपसारी क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। कोई दिक्कत? जैसा कि नाम ही है डाइवर्जिंग। जहाँ भी डाइवर्जन होता है तो वहाँ एक ही जगह से दूसरा रास्ता निकाला जाता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये एक बिंदु है और इस बिंदु से जब किरणें निकलेगी, कई सारी किरणें निकलेगी, तो इसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बताना, ठीक है। चलो समझ गए? अगला चलते हैं।
अगला है बच्चों समांतर किरण पुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम। कहता है वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर मतलब क्या? समान दूरी पर, समान अंतर पर। जैसे एक किरण ये चल रही है, दूसरी किरण ये चल रही है, तीसरी किरण ये चल रही है। देखो इसमें और इसमें समान अंतर है ना, तो इसी को हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। बात समझ में आ गया? चलो अगला चलते हैं। अगला है बच्चों अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग मतलब मिलना, याद रखना इसे। कन्वर्जिंग मतलब मिलना। कैसा मिलना? एक ही जगह पर मिलना। ठीक है, तो देखो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि इधर से एक किरण जा रही है, यहाँ पे मिल गई, है ना, ये भी किरण गई, यहीं पे मिल गई, ये भी किरण गई, यहीं पे मिल गई, इधर से एक किरण आई, यहीं पे मिल गई। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो फिर से इसको देखो और समझने का प्रयास करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला जो है बच्चों वो देखो क्या है। जब अब बात आती है जब किरण चलेगी, है ना, थोड़ा समझते हैं। मान लो ये किरण है और यहाँ पे एक वस्तु है। जब किरण चलेगी या तो ये क्या होगा, इसमें टकरा जाएगी, टकरा कर इसको पार नहीं कर पाएगी। एक बात ये होगा। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात होगी कि पार कर जाएगा, है ना। एक तो पार नहीं करेगा, दूसरा बात होगा पार कर जाएगा, और तीसरा बात होगा कि हल्का पार करेगा। क्या होगा? हल्का पार करेगा, है ना। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण चलेगी तो तीन बातें होगी जब वह वस्तु पे टकराएगी। पहला, वो वस्तु को पार करके नहीं जा पाएगी, दूसरा पार करके चली जाएगी, और तीसरा हल्का पार करेगी। तो इसके आधार पर फिजिक्स में तीन बातों को बताया गया है जिसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला है पारदर्शी वस्तु। क्या है बच्चों? पारदर्शी वस्तु, यानी कि ट्रांसपेरेंट। क्या है? ट्रांसपेरेंट। कहता है वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। मतलब क्या? ये एक वस्तु है और यहाँ से किरण जा रही है प्रकाश की, यदि ये पार कर जाए तो इसको हम लोग कहेंगे पारदर्शी, है ना। जैसे कि शुद्ध जल। शुद्ध जल लिखने का मतलब हुआ गंदा जल नहीं, क्योंकि यदि गंदा जल मान लो उसमें मिट्टी उट्टी मिला रहेगा तो उसमें पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए लिखा गया है शुद्ध जल, वायु, कांच इत्यादि। आप देखे होंगे जब कांच कहीं प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में रखते हो तो सूर्य की किरण क्या हो जाती है? पार करके दूसरी जगह चली जाती है ना। क्लियर? हाँ, तो ये है, इसी को हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तु। अगला देखो, अगला है पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु क्या हुआ? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार होती है और कुछ परावर्तित हो जाती है, तो वस्तु को पारभासी वस्तु कहते हैं। मतलब क्या हुआ? ये देखो एक वस्तु है, यहाँ से किरण चली, है ना,
और थोड़ा थोड़ा पार हुआ और बाकी क्या हुआ, इसी रास्ते से वापस लौट गया, या कोई और रास्ते से क्या हो गया, वापस लौट गया, यानी पूरा पार नहीं हो पाया। तो ऐसे वस्तु को हम लोग कहेंगे पारभासी वस्तु। ऐसे वस्तु को हम लोग कहेंगे पारभासी वस्तु। ठीक है, जैसे थीन पेपर है ना, थीन पेपर को यदि किसी के ऊपर रखोगे तो उसका अंदर में जो होता है हल्का हल्का दिखने लगता है। दूसरा कोहरा, कोहरा यानी जो फॉग होता है, कुहासा, जब आप देखे होगे ठंड के मौसम में निकलता है तो कुछ दिखाई देता है, थोड़ा दूर नहीं दिखाई देता है, हल्का हल्का मतलब धुंधला दिखाई देता है। और तीसरा है तेल से भींगा हुआ कागज। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला चलते हैं। अगला है बच्चों अपारदर्शी वस्तु, ऑपेक्यू, यानी वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार ना होती हो, अर्थात सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है, तो वैसे वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। यानी कहने का मतलब जब कोई किरण चली, रास्ते में मिला वस्तु इधर पार नहीं हो पाया, वापस ही लौट गया, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु, यानी ऑपेक्यू। कोई दिक्कत, जैसे किताब, टेबल, लकड़ी इत्यादि। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ गए तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसका जो मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो प्रकाश का हमने जैसे जाना कि प्रकाश चलता है एक रेखा में, जिसको हम लोग कहते हैं किरण। कोई दिक्कत, किरण चलती है तीन तरह से, एक समांतर, और एक होती है जो एक ही बिंदु पर मिलती है, और एक होती है जो एक ही बिंदु से चलती है ना। तीन तरह से हमने किरण को अभी जस्ट पढ़ा और इसका नाम भी पढ़ा, जिसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज। सॉरी, क्या कहते हैं, किरण पुंज। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ सही कर देते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये एक बिंदु है, यहाँ पे किरण आती है, इधर से भी आती है और इधर से भी आती है, सब एक जगह जाके मिल जाती है। क्लियर हो गई बात। तो तीन तरह का हमने किरण या किरण पुंज को पढ़ा। अब बात आती है प्रकाश का परावर्तन का, है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए कहता है किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वैसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जरा सा समझिएगा। देखिए, मान लिया हमने ये है एक दर्पण या परावर्तक सतह, ठीक है, या कोई वस्तु है। ये जो डॉट डॉट खींचे इसका मतलब हुआ ये रंगा हुआ है, इसको बोलते हैं रंजित किया हुआ। क्या किया हुआ, रंजित, यानी रंगा हुआ। ठीक है, और ये है हमारा क्या, दर्पण। सपोज करते हैं ये क्या है, दर्पण। ठीक है, अब देखो ये है दर्पण, एक किरण है यहाँ से, ये जो है एक किरण यहाँ से ऐसे चलती है और यहाँ आने के बाद इस बिंदु पर मिलती है ना। और इस बिंदु से मिलने के बाद ये वापस ऐसे लौट जाती है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन। देखो कैसे, ये किरण यहाँ से आ रही है और आने के बाद इस जो बिंदु है इस पे टकराई, और इस टकराने के बाद ये वापस इधर लौट गई। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तन। यानी आने वाली किरण
जब किसी दर्पण के किसी बिंदु पर टकराती है तो वहाँ से वह वापस आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे हम लोग ये संपूर्ण घटना यानी कि एक लाइन को ये संपूर्ण घटना जो घटी इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं ताकि इससे हमें आसान हो जाए समझने में, क्योंकि आगे जो होगा इसी से रिलेटेड चीज़ें होगी। ठीक है, तो चलिए ये जो आने वाली किरण है इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है बच्चों? आपतित किरण। आपतित किरण, ओके, समझ रहे हैं? आपतित किरण। और जब ये यहाँ पे टकराई इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा, तब आगे बताएंगे वीडियो में। ठीक है, मज़ा आए पढ़ने में तभी पढ़िए, क्योंकि पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। तो आपतित किरण ये हो गया, और ये हो गया बिंदु क्या? आपतन बिंदु। और जब ये लौटा तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा तो बोलना है। ठीक है, घबराना नहीं है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि यहाँ से एक किरण आई, इस बिंदु पर टकराई और इस दिशा में वापस लौट गई। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और इसी को देखो लिखा है कि किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, अपने ही माध्यम का लौटने का मतलब क्या? इधर जैसा है माध्यम और इधर जैसा है माध्यम, दोनों एक ही माध्यम है, क्योंकि यहाँ से चला है और यहाँ से लौटा है। माध्यम सेम है कि नहीं है? यदि इस पार आ जाता हो सकता था माध्यम अलग हो जाए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये आया और ऐसे लौट गया। और इस पर जब हम एक सीधी रेखा खींच दें तो इस रेखा को हम लोग कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे बच्चों? अभिलंब। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस रेखा को, इस रेखा को कहेंगे अभिलंब। और जब ये कोण बना, देखो ये जो इतना कोण बना, इसको अब हम लोग कहेंगे आपतन कोण, और इसको ये जो कोण बना इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, तो अब इस सारे चीज का कि प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या चीजें भाग ली, क्या क्या चीज का यहाँ उपयोग हुआ, उसको अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।